हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिना एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट की एक अनदर थ्योरी, और वो है भाई द बिग पुश थ्योरी। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो द बिग पुश थ्योरी थी भाई, ये किन्होंने दी थी? प्रोफेसर पॉल एन रोजेंस्टीन रोडान हुए, और उन्होंने ये थ्योरी दी बिग पुश। ठीक है, देखिए नाम से ही अगर आप इससे लगा सकते हैं कि इसको बोला जाता है धक्का सिद्धांत। ठीक है, एक बड़ा धक्का सिद्धांत बोला जाता है भाई। मतलब एक तरह से इन्होंने कैसे बताया कि एक जैसे रुकी हुई गाड़ी होती है ना, उसको जब हम धक्का लगा दें, ठीक है, तो वो सारे ऑब्स्टेकल को पार करके वो एक गति प्राप्त कर लेती है। उस तरह ही इन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी भी कुछ ऐसा ही हाल होता है किन इकोनॉमीज का जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हुई है, तो उनको एक धक्के की जरूरत है ताकि वो क्या करेंगी, ताकि वो गति प्राप्त कर ले किसकी ओर? भाई डेवलपमेंट की ओर, ताकि उनकी क्या है, गति स्टार्ट हो जाए। तो वो जो धक्का दिया जाएगा तो वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? तो जो रोडान साहब थे इन्होंने यही बताया कि वो जो धक्का है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करी जाए, और सेविंग से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करी जाए, और इन्वेस्टमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट मतलब एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ताकि वो भी एक सेक्टर के अंदर नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाए, जिससे क्या है, एक्सटर्नलिटीज जो बाह्यताएं होती हैं वो प्राप्त हों, और उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या होगी, डेवलपमेंट की ओर क्या है, अग्रसर हो जाएगी। ये इसकी बेसिक थीम है भाई, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम एक एक करके क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोफेसर पॉल एन रोजेंस्टीन रोडान गिव्स द थ्योरी ऑफ द बिग पुश। ठीक है भाई, तो इन्होंने बिग पुश थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ए बिग पुश एंड द लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई एक बिग पुश की बहुत जरूरत है इकोनॉमी को, और वो किस फॉर्म में होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक अमाउंट, ठीक है, हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे ऑब्स्टेकल्स हम किस फॉर्म में लेंगे? जैसे कि भाई गरीबी है, ठीक है, या बेरोजगारी है, या क्या है, जो आर्थिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छा विकास नहीं है। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो उसको डेवलपमेंट नहीं होने देती उसकी। तो उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसको भाई? डेवलपमेंट के लिए इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि वो क्या करें, अपना डेवलपमेंट करें। ठीक है, ये थ्योरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ही इन्होंने दी थी भाई। ठीक है, एंड द लॉन्च इट ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, कि भाई वो किसकी तरफ चले, कि अपना प्रोग्रेस की तरफ क्या है, पाथ के ऊपर जो इकोनॉमी है वो चल पड़े। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? द प्रोसीडिंग बिट बाय बिट विल नॉट लॉन्च द सक्सेसफुली ऑन द डेवलपमेंट पाथ। ठीक है भाई, इसमें इन्होंने क्या बताया? बिट बाय बिट मतलब एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके भाई। जैसे थोड़ा सा 10% डेवलप इन्वेस्टमेंट हमने एक इंडस्ट्री में कर दिया, 10% दूसरी में कर दिया, अगले साल किसी अलग इंडस्ट्री के अंदर वो किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसे करके बिट बाय बिट करेंगे तो वो सक्सेसफुली डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बात वही है कि भाई बिट बाय बिट की बजाय हम क्या करेंगे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, यही इन्होंने बताया भाई। रोजेंस्टीन रोडान थे, इन्होंने क्या किया? डिस्टिंग्विशेस बिटवीन थ्री काइंड्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इन्होंने क्या बताया कि जो इंडिविजिबिलिटीज और जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं वो क्या है, तीन प्रकार की होती हैं। जैसे कि इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल। दूसरा इन्होंने बताया कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ द डिमांड, और तीसरा इन्होंने बताया इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग्स। जब इन सभी में इंडिविजिबिलिटी हो जाएंगी तो हमारी क्या होगी, एक तरह से क्या है, बिग पुश मिलेगा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी क्या करेगी भाई, डेवलपमेंट करेगी। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरी में इनको कैसे डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इसके अंदर कि इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन।
तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जो इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमारा क्या है, बिग पुश थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया इंडिविजिबिलिटी का, कि इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड ऑल्सो हम इसमें बोल सकते हैं एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है भाई, जो रोजेंस्टीन रोडान थे उन्होंने क्या बताया कि इंडिविजिबिलिटी हो किसके अंदर, इनपुट्स के अंदर। ठीक है, इनपुट्स, आउटपुट एंड प्रोसेस, जो भी भाई इनपुट है उसकी प्रोसेस करेंगे, फिर हम उससे क्या है प्रोडक्शन करेंगे। इसके अंदर जो इंडिविजिबिलिटी होती है उससे हमारे क्या है रिटर्न्स है वो क्या है भाई बढ़ जाते हैं, जो रिटर्न्स होंगे वो क्या है बढ़ जाते हैं। एंड ही रिगार्ड सोशल ओवरहेड कैपिटल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंस इन द इंडिविजिबिलिटी एंड हैंस द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑन द सप्लाई साइड। भाई इन्होंने क्या बताया कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसके अंदर करें, अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी क्या है, ये क्या है एक इम्पोर्टेंट है किसके लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंदर करी जाए, सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर करी जाए। और दूसरी तरफ उससे हमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी, ठीक है, उसके कारण जो हम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करेंगे। ठीक है भाई, उसके सोर्सेज क्या क्या बताए इन्होंने, द सोर्स ऑफ द सोशल ओवरहेड कैपिटल कंप्राइजिंग द बेसिक, जैसे कि जो बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि पावर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये क्या है, ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं एंड हैव ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, और इनका जो गेस्टेशन पीरियड क्या है भाई लंबा होता है। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, और इनको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इनको कहीं से इंपोर्ट कर लेंगे, बनाना तो हमें पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि रोड हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए, या जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इसका जब हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 30-40% इन द एसओसी आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। भाई रोजेंस्टीन रोडान ने ये बोला कि देश जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है देश के अंदर, उसका 30 से 40% कम से कम किसके अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए, सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे पावर, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, और इन्होंने क्या बताया कि जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है इसके अंदर भी कुछ क्या है इंडिविजिबिलिटीज होती हैं, जो कि ऑब्स्टेकल होती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। जैसे कि अगर बात करें कि इट इज द इरिवर्सिबल इन द टाइम, देयरफॉर मस्ट प्रोसीड अदर डायरेक्टली प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है ना, वो इरिवर्सिबल इन टाइम है, मतलब इनको सेटअप करने के लिए क्या है एक लंबे टाइम की जरूरत होती है, और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इनके अंदर ही करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बताया इट हैज द मिनिमम ड्यूरेबिलिटी। भाई ड्यूरेबिलिटी भी इसकी मतलब क्या है कम होती है। क्यों होती है, जैसे कि आप मान के चलिए आपने एक रोड बनाया, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड बना दिया, ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत लंबा चल जाएगा, ये हो सकता है 3-4 साल में क्या है इसमें टूट फूट हो जाए, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटीज होती है वो क्या होती है, कम होती है। थर्ड वन इन्होंने बताया इट हैज ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। भाई गेस्टेशन पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने एक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे कि रेलवे का, ठीक है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, और रेलवे का प्रोजेक्ट है कि भाई रेलवे कोई एक ट्रैक बना रही है स्पेशल, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, जैसे हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका JNK है, जम्मू कश्मीर से ये बना रही है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का क्या बना रही है, एक ट्रैक बना रही है, और इस ट्रैक को बनने के लिए कम से कम साल लगने वाले हैं भाई 5 साल। ठीक है, या आपने अभी देखा हो जो जिला पास के अंदर क्या है एक वो बनाया जा रहा है ना, टनल बनाई जा रही है, तो उसमें काफी समय लगेगा वो बनने में, तो लेकिन उसके लिए अभी के लिए तो फिलहाल ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5 साल के बाद जब वो बन जाएगी तब से तो उससे रिवेन्यू कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उससे रिवेन्यू आएगा, लेकिन अभी के लिए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। तो गेस्टेशन पीरियड मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
और वो पीरियड जब हमें उससे क्या है रिटर्न आने शुरू होते हैं उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है जो सोशल ओवरहेड कैपिटल का, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े हमें अमाउंट क्या है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ते हैं। दिस इंडिविजिबिलिटीज आर द मेन ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसके बाद इन्होंने यही बताई कि ये जो भी इंडिविजिबिलिटीज़ हैं जो सोशल ओवरहेड कैपिटल की, भाई ड्यूरेबिलिटी इनकी कम होती है, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। तो ये काफ़ी सारे जो कारण हैं ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, रुकावटें हैं किसके अंदर, द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो किसी भी देश का, उसके बीच में ये क्या है कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, और उसको हम लगभग 30 से 40% जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर देश में जब लगाएंगे तो उससे एक लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद क्या है उससे हमें क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और उससे क्या है डेवलपमेंट होगा किसी भी देश का, ठीक है। तो यो इन्होंने पहला पॉइंट बताया था कि इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है भाई। दूसरा जो हमारा पॉइंट इन्होंने बताया इस थ्योरी के अंदर वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। तो इसको हम और देख लेते हैं भाई। तो इसमें देखिए भाई इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड में रोजेंस्टीन रोडान ने क्या बताया, द इंडिविजिबिलिटीज ऑफ द डिमांड रिक्वायर्स द साइमल्टेनियस सेटिंग अप द इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। डिमांड का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड के अंदर, कि भाई सबसे पहले इन्होंने माना कि जो एक इकोनॉमी है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये उनकी अजम्पशंस थी, ठीक है, और अजम्पशंस के बेस पे ही उन्होंने क्या है भाई थ्योरी बनाई। तो उन्होंने माना कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और वो क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मेन बात आती है कि वो उन्होंने ये बताया था कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में करेंगे, ना कि सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर। वो इसमें यही बात बताना चाह रहे थे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर करेंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंदर यही बताया कि द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द डिमांड रिक्वायर्स द साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस तरीके से क्या है सेटिंग अप द इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे डेवलप्ड करेंगे भाई। बिकॉज द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट्स, भाई एक इन्वेस्टमेंट के अंदर ही हम सारा इन्वेस्टमेंट डाल दें तो उससे क्या होगा हाई रिस्क होगा, बिकॉज लो इनकम लिमिट्स द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि उससे क्या होगा भाई, क्योंकि इनकम क्या है लो होगी, क्योंकि डिमांड, क्योंकि एक मान के चलिए, फिर इसको देखो एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि रोजेंस्टीन रोडान साहब ने समझाया। उन्होंने इसका एक एग्जांपल लिया कि मान के चलिए एक शू फैक्ट्री है, ठीक है, एक जूते बनाने की उन्होंने फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है 100 वर्कर है भाई, ठीक है, 100 वर्कर हैं, उनको वेजेस दी जाती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और इकोनॉमी के अंदर एक ही फैक्ट्री है मान के चलिए, ठीक है। तो 100 जो वर्कर्स हैं उनको जो वेजेस मिलेगी उसका कुछ भाग तो वो खर्च करेंगे अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो भी उनकी नीड्स होंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम है क्या वो सारी की सारी इनकम अगर इन्वेस्ट करें, मतलब परचेज कर लें उन जूतों के ऊपर, अपनी सारी इनकम उसमें डाल दें तो कंपनी को भाई हो सकता है कि कंपनी चल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई सारे के सारे वर्कर की जूते ही खरीद ले, जो वो जूते बना रहे हैं उन्हीं जूते को खरीद ले, तो ऐसा तो नहीं होता कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि जब हम क्या करेंगे उसकी बजाय अगर हम मान के चले कि 10,000 वर्कर एक 100 कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जांपल लिया कि 10,000 वर्कर हैं वो 100 कंपनियों में काम कर रहे हैं और वो डिफरेंट टाइप्स की क्या बना रहे हैं वस्तुएं बना रहे हैं। मान के चलिए ए फैक्ट्री है भाई वो जूते बना रही है, बी फैक्ट्री है वो क्या बना रही है कपड़ा बना रही है, सी है वो कुछ और प्रोडक्ट्स बना रही है। तो इसलिए क्या होगा वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे कंज्यूमर्स बन जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि जूते वाले को तो शर्ट भी खरीदनी पड़ेगी, टीवी भी खरीदना पड़ेगा, शर्ट वाला जो शर्ट बना रही है कंपनी उसमें जो वर्कर हैं उनको कोई दूसरे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, तो जो वो काम भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इनकम है किस रूप में वेजेस के रूप में, तो वो क्या करेंगे खर्च करेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो उससे क्या होगा डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा डिमांड को। इसमें इन्होंने यही बताया है और इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि रोजेंस्टीन रोडान ने कि जो इकोनॉमी है वो क्या है एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है भाई। अब हम समझेंगे इस डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ओ एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्वांटिटी ले ली, ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया भाई, प्राइस। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एम आर, D1, MC, ATC, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर जो हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो संतुलन था, इक्विलिब्रियम था, वही उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। MR कर्व लिया इन्होंने, MR1 कर्व, ये तो है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, और D1 हमारा क्या है, डिमांड कर्व। ठीक है, MC कर्व है, ये क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ATC क्या है हमारा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये क्या बता रहे हैं, D1 डिमांड कर्व, MR मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, लेकिन ये है किसके भाई, ऑफ द शूज फैक्ट्री। जब मैंने आपको पहले बताया था कि शू फैक्ट्री के अंदर बस 10,000 जूते ही हैं, दूसरी जगह हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट है इस शू फैक्ट्री के अंदर। तो हम कितने जूते बेच रहे हैं भाई, OQ1। ठीक है, हम कितने सेल कर रहे हैं, OQ1 सेल कर रहे हैं, प्राइस हमारा कितना है, OP1। ठीक है, आपने कैसे कैलकुलेट किया आपको पता होगा ना, MRMC जहाँ पे काटेगा उससे हम ऊपर लेके जाएंगे डिमांड करो, और उससे हम पॉइंट निकाल लेंगे भाई। ठीक है, जितनी हम सेल कर रहे हैं तो हमारा OP सेल कर रहे हैं, OP प्राइस के ऊपर OQ1 हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो ATC है, अब अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे पॉइंट को, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो हमारे पास जो ये पॉइंट ये निकल के आ रहा है रेक्टेंगुलर एरिया, इसको मान के चलिए हम मान लेते हैं A, B और C। ठीक है भाई, तो जो ये एरिया जो निकल के आया है आपका, ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारी इनकम तो इतनी हो रही है, लेकिन जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो PABP1C, इसको लॉस बोलेंगे भाई, ABC और P1। जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी को क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, डिमांड क्या है, कम है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले नहीं है। अगर, और जैसा कि रोजनस्टीन रोडान ने बताया कि अगर इसकी जगह हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करेंगे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होगा, मार्केट ऑफ शू फैक्ट्री की जो सेल है वो एक्सपेंड कर जाएगी। क्यों कर जाएगी भाई, भाई काफ़ी सारी क्या है, अदर फैक्ट्रीज भी हैं, तो वो डिमांड करेंगी ना जूतों की, तो उससे क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी अगर मान के चले भाई, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इतनी डिमांड कर नहीं पा रहे हैं, बाहर वाले जो लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं, पुअर हैं, वो इसको ज़्यादा वो खरीद नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अभी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो सभी को वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, और वो लोग क्या करेंगे, जूते खरीदेंगे भाई। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स खरीदेंगे, तो यहाँ पे भी इसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, एंड द डिमांड राइजेज टू OQ5 एंड डिमांड D1 टू D4। ठीक है भाई, तो एक नया डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, जैसे हमने ये बना दिया D, ये हमारा है D4। ठीक है, D4 बना, और D4 ये हमारा कहाँ काट रहा है भाई, MC को मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, तो इसको यहाँ काट रहे हैं, सॉरी, इसका एक MR कर्व और बनाना पड़ेगा। इसका MR कर्व और बनाइए नीचे, ये मान के चलिए हमने क्या बना दिया, इसका M मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। ठीक है, MRMC को यहाँ काट रहा है भाई, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे है वैल्यू Q4। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, जो सॉरी OQ4 कर लेते हैं इसको, डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, OQ1 से डिमांड बढ़ के हो जाती है OQ4। यहां तक डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, MRMC ने हमने देखा कि यहाँ पे अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1। यहाँ पे क्या था भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट E था। ठीक है, अब हम इसको जब ऊपर लेके, लाइन को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर तक लेके जाएंगे ऐसे, यहां तक लेके चले गए, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब इतनी हमारी क्या थी भाई, कॉस्ट थी। तो इसको जब हम, ठीक है ना, और ये हमारा आ जाएगा ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट। अब जैसे ये हमारा कर लेते हैं हम A1, ठीक है, इसको कर लेते हैं B1, इसको कर लेते हैं C1, और ये एक पॉइंट बना लेते हैं हम कुछ भी, जैसे कि Q। ठीक है, अब आपको ये क्या शो कर रहा है कि हमारी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो तो इतनी कॉस्ट है, कॉस्ट तो हमें प्रॉपर मिल रही है, लेकिन इससे ऊपर भी क्या है, अब कंपनी को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। और अब कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया है, प्रॉफिट हो गया है भाई A1, B1, C1 और Q।
इसको भी Q1 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो A1 B1 C1 Q1 जो ये एरिया अब नया एरिया बना है, ये एरिया क्या शो कर रहा है कि अब कंपनी है वो क्या हो गई है, प्रॉफिटेबल हो गई है। भाई क्यों प्रॉफिटेबल हो गई है, क्योंकि जो इसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, हमने उन सभी के अंदर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट डाला, और वो भी एक साथ, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी क्या है, डेवलपमेंट की ओर चली गई, और इससे क्या है, डिमांड भी बढ़ी, और उससे क्या हुआ, इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ चली गई भाई, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था रोजेंस्टीन रोडान ने कि इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड का क्या क्या असर होता है, ठीक है, और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं भाई, ठीक है। इसके अगली जो इन्होंने बताई थर्ड, वो है भाई पार्ट इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग्स। तो भाई रोजेंस्टीन रोडान जी ने जो थर्ड इंडिविजिबिलिटी बताई, वो बताई इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग, कि मतलब भाई जो सेविंग है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेविंग ज्यादा होगी तभी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा ना किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, ए हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सेविंग इज द थर्ड इंडिविजिबिलिटी ऑफ द रोजेंस्टीन रोडान थ्योरी, एंड द मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स ए हाई वॉल्यूम ऑफ सेविंग। भाई इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग चाहिए, कि भाई हाई वॉल्यूम ऑफ सेविंग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इजी टू एक्टिव इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द लो इनकम। और भाई ये मतलब कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उनके अंदर क्या है, सब्सिस्टेंस जो मेन जो काम है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, तो उसमें इनकम लोगों क्या है, बहुत ही कम होती है, तो उसके अंदर सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास वैल्यूज की अगर बात करें, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह ही कर पाते हैं, ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई देश को, टू ओवरकम दिस इट इज एसेंशियल दैट द व्हेन द इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। भाई जब किसी भी देश के अंदर या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब इन्वेस्टमेंट का बिग पुश लगेगा, ठीक है, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगी किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या होगा भाई, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे इनकम बढ़ेगी, तो उस इनकम का हमें क्या करना पड़ेगा, द मार्जिनल रेट ऑफ द सेविंग शुड बी वेरी मच हाइयर। तो उसके अंदर जो सेविंग है उसको हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द एवरेज रेट ऑफ सेविंग। जो हम सेविंग कर रहे हैं उससे हमें सेविंग को और ज़्यादा सेविंग की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो पाए, ठीक है। तो एट लास्ट यही है भाई कि ये जो भी इंडिविजिबिलिटीज जो रोजेंस्टीन रोडान ने बताई, उसमें मेन बात यही थी कि किसी भी इकोनॉमी को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें जो इकोनॉमी है उसको एक पाथ के ऊपर लेके जाने के लिए, एक डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जाने के लिए उसके सामने काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनको दूर करने के लिए एक धक्के की ज़रूरत है, ठीक है। और वो धक्का है भाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे, हमने तो वो हम सब ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी वीडियो बिग पुश थ्योरी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।